बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ मैं हूं सरवत वलीम। रऊफ क्लास्टा अमीर मतीन साहब हमारे साथ स्टूडियोज में ही मौजूद हैं। पनामा लीक्स का मामला, सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक इंसाफ की पनामा लीक्स की तहकीकात की दरख्वास्त को समाअत के लिए मंजूर कर लिया है। तमाम मालियाती और तहकीकाती इदारे तहकीकात पर हीले बहानों से तमासत कर चुके हैं, तो अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट की मुआवनत कौन करेगा? दरख्वास्त की समाअत की मंजूरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए किस हद तक परेशानी का बायस बन सकती है? करप्शन से लड़ने के लिए पाकिस्तान इलाकाई ताउन के लिए तैयार है। चेयरमैन नैब ने साक एंटी करप्शन कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। नैब जो खुद करप्शन और स्कैंडल्स की जद में है, इनको रोकने के लिए क्या इक़दाम कर सकता है? नैब 179 मेगा स्कैंडल्स की तहकीकात सुप्रीम कोर्ट के वाज़ेह अहकामात के बावजूद तो ना कर सका, तो खित्ते की करप्शन के दावे आखिर क्यों किए जा रहे हैं? सेनेट का इजलास हुआ। मुस्लिम लीग नून की जानिब से सेनेटर मुशाहिदुल्लाह खान ने पीपल्स पार्टी पर शदीद तनकीद की है। स्मगलर अयान अली का दिफा किस मुंह से कर रहे हैं जो कि हमें करप्ट कहा जाता है? मुशाहिदुल्लाह ने भरे ऐवान में पीपल्स पार्टी को रगड़ दिया। पीपल्स पार्टी के सेक्रेटरी जनरल अयान का केस ना सिर्फ लड़ रहे हैं बल्कि उसके हक में किए जाने वाले मुजाहिरों में भी शरीक रहे हैं। मुशाहिदुल्लाह के ताबड़तोड़ हमलों के बाद पीपल्स पार्टी की जानिब से कोरम की निशानदही कराते हुए इजलास को मुलतवी करा दिया गया। क्या पीपल्स पार्टी नून लीग का गैर एलानिया जो इत्तेहाद है अपने इख्तिताम को पहुंचने वाला है? और इसके साथ साथ अवाम के अरबों रुपए लूटने वाली बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में वजारत खजाना ने सेनेट और कौमी असम्बली में अलग अलग अदादोशुमार पेश कर दिए। ब्यूरोक्रेसी तो मामू बना रही है, तो अपोजिशन जिसका काम हुकूमत का एहतसाब करना है, क्या वो सोई रहती है? वो क्यों खामोश रहती है? अपोजिशन के किरदार पर हम बात करेंगे। क्लासा साहब, बिलाखिर 6 महीने के बाद समाअत होने जा रही है पनामा की, कहा जा सकता है उम्मीद की कोई किरण नजर आ गई है? अच्छी खबर है। मेरा ख्याल है एक हर वक्त हम इदारों पे तनकीद तो करते रहते हैं। इदारे जो हम चाहते हैं अवाम भी चाहती है, और उनका काम भी है कि वो बाज़ इदारे जो हैं उनका काम होता है, टफ़ जॉब्स होते हैं, हैज़र्ड्स होती हैं। लेकिन पाकिस्तान में हमने देखा है कि जो इदारे हैं मुश्किल काम करने से हमेशा घबराते हैं, पर्टिकुलरली अगर कोई मुश्किल काम में कोई बड़ा आदमी उसमें मुलविस हो। और अदालतों का ये कहना जी कि हमारा इससे सपोजली कोई तल्लुक़ नहीं है, या नैब का कहना PSC में जी कि हम तो बिल्कुल इसके करीब नहीं जाएंगे। DGFIA का कहना जी हम तो किसी MNA MPA को नहीं पकड़ सकते, तो आप कहते हैं वज़ीर आज़म को पकड़ें। SCCP FBR जो हमने सारी रामलीला सुनी थी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। सो एटलीस्ट कहीं से कोई थोड़ी सी कहते हैं ब्रीदिंग स्पेस मिली है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आखिरकार जमात इस्लामी की, इमरान खान की कोई एक आध और भी थी, उनकी पिटीशंस को क्लब करके सुनने का फैसला कर लिया। मैं तो इसको एक अच्छी पॉजिटिव इसको डेवलपमेंट इसको समझता हूँ कि चले एक इदारा जो है उसने फैसला किया जनाब कि मैं ये बर्डन अपने सर पे लेने को तैयार हूँ, क्योंकि बाकी तो नलायक निकम्मे हो चुके, डेड वुड्स हैं आपके ब्यूरोक्रेट जो हैं। इनसे ना उम्मीद रखें कि ये इस मुल्क के लिए, इस सोसाइटी के लिए, या एक हमारे बच्चों के मुस्तकबिल के लिए कोई ये रिस्क लेंगे। वो मैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में उस दिन मैं देख आया हूँ, जो लोगों के लिए दहशत बने रहते होते हैं। उस दिन इतने खौफजदा थे, नैब हो, FIA, SCCP, आपका FBR, आपके दीगर उसमें इदारे। उस दिन मैं इनके चेहरे पे खौफ देखा। रीज़न कि नवाज शरीफ साहब की फैमिली इन्वॉल्व है, हमें कुछ ना कहें, वैसे इनकी दहशत देखें, इनका प्रोटोकॉल देखें, को छोड़ते नहीं इनके दफ्तरों में देखें। एक पटवारी से नैब ने 33 रुपए भी ले लिए थे। लोग नहीं मानेंगे ये बात। नैब की दहशत बता रहा हूँ, दहशत देखें। 33 रुपए भी एक पटवारी से ले लिए KPK में। लेकिन वज़ीर आज़म के जब फैमिली का नाम आया तो उस दिन मैंने देखा टांगे कांप रही थी, DGFIA के भी, नैब वालों के भी, बाकी के भी। कहाँ हाथ डालेंगे? अब जो अच्छी चीज़ हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी आए जी कि हम ये जो पत्थर है हम चूमते हैं, हम इसको उठाने की कोशिश करते हैं। सो अगेन द क्रेडिट गोज़ टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। अगरचे मेरा ख्याल डिले हुई है, वो डिले खैर इमरान खान साहब ने भी की है, जो 4 महीने उनको वो शाहमूद कुरैशी ने ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के तो पार्लिमानी कमेटी में ले गए थे। वो मजाक ड्रामे जो कर रहे थे, पूरी स्टीम निकाल दिया आपने पनामा में से। जब अप्रैल में लोग सड़कों पे थे पूरी दुनिया में, आप यहाँ पे आप जहांगीर तरीन के घर बैठ के TORs खेल रहे थे इमरान खान साहब, TOR की कहानी चल रही थी, उसमें हॉकी खेली जा रही थी, तो वो उनका गोल कर रहे, ड्रामेबाजी अपने अरूज पे थी जहांगीर तरीन के घर, जो हमने सुनी भी सही, देखी भी सही। हमने कहा चलें, फिर उसमें से कुछ ना निकला। अब एक सवाल बड़ा अहम है, क्या PTI की तैयारी मुकम्मल है? ये बहुत बड़ा सवाल है। या ये फिर वहाँ से रोते हुए निकलेंगे जी कि हम देखें जी हम तो चीज़ें लेके गए थे, साबित नहीं हुई। अब ये ओपन ट्रायल हो रहा है, ये जहन में रखिएगा। बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जी हम ओपन ट्रायल कर रहे हैं, इसमें मीडिया भी जाएगा, हम भी जाएंगे देखने के लिए, ताकि तमाशा, वो कहते हैं हम भी गए पर तमाशा ना हुआ, देखने हम भी गए तमाशा ना हुआ, हम भी जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में सुनेंगे। अब ये मौका है जनाब इमरान खान साहब के लिए,
हमारे जो ग्लैडिएटर हैं आजकल पीपल्स पार्टी के लतीफ़ खोसा साहब के लिए, बहुत बड़े चौधरी हैं पाकिस्तान के एतजाज़ एहसन साहब के लिए कि जनाब अब आप इसमें आए, इसमें लतीफ़ खोसा साहब भी पार्टी बने, इसमें एतजाज़ एहसन साहब भी वॉलंटियर के तौर पर पेश हों, इसमें इमरान खान साहब के हमद अली खान साहब जो हैं, जो हर केस है इनको वहाँ से हरवा के आते हैं, पूरी तैयारी के साथ आए वो भी। पता नहीं, मेरा नहीं ख्याल, जो मुझे डाउट्स हो रहे हैं, एक अच्छी खबर में से एक आपको पता, अब शायद लोगों को ना पसंद है कि इमरान खान साहब फिर पूरी तैयारी के साथ नहीं जाएंगे सुप्रीम कोर्ट। साहब अब नामुकम्मल तैयारी का जवाब नहीं बनता, नहीं बनता। अब आप जा रहे हैं, अब पनामा पे अब आपको हम देखेंगे, अब आपको सुनेंगे कि जनाब आपने बड़ा रोला डाला, 5 महीने आपने बड़ा यहाँ पे आपने शोर मचाया, जो ठीक मचाया, मतलब ठीक किया। अब जरा हम देखते हैं कि एतजाज़ एहसन, इमरान खान, हामिद साहब, हामिद खान साहब और ये लतीफ़ खोसा साहब ये जाके सुप्रीम कोर्ट के सामने क्या क्या चीज़ें रखते हैं। अच्छा, ज़रूरी नहीं होता कि हुकूमती इदारे आपके साथ तावन करें, जागते रहना, साढ़े दिन रहना है, ये नैब पे ना रहना, ना FIA पे रहना, तो ना आप FBR के इनको बुलाएं जी सुप्रीम कोर्ट से, इनको कहें जी हमें डिटेल दें। वो पहले इस कौम को मायूस कर चुके हैं, पूरी कौम को लेट डाउन कर चुके हैं, नैब भी कर चुकी है, FIA भी, आपकी FBR। सो इमरान खान साहब से मेरी गुजारिश है कि हजूर एक दफ़ा फिर आप पहुंच तो गए सुप्रीम कोर्ट, इस दफ़ा ज़रा तैयारी के साथ जाएं, कोई डॉक्यूमेंटेशन के साथ जाएं, कोई फ्रांसिक कोई अगर एडिटर्स हैं, कुछ आप इन्वेस्टिगेशन की हैं। अगर आपको प्राइवेट, दुनिया भर में होता है प्राइवेट डिटेक्टर, आपको वहाँ पे अगर डिटेक्टर भी हायर करने पड़े, जैसे सैफुर रहमान ने किए थे बेनजीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के खिलाफ, आप करें, लगाएं पैसा, अलीम खान को कहें, दुईगर को कहें, कोई पैसा निकालें, थोड़ा सा खर्च करें, ये बहुत बड़ा केस है। तो लिहाजा हुकूमत तो पूरी कोशिश करेगी कि इस केस में से कुछ ना निकले। देखना यह है कि इमरान खान साहब, ये एतजाज़ एहसन साहब, लतीफ़ खोसा साहब एंड कोई बड़ी पार्टी सुप्रीम कोर्ट में इस केस को कैसे वहाँ पे लड़ती है, या एक पॉलिटिकल स्टंट बनाते हैं। जनाब हम पार्लियामेंट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए, इलेक्शन कमीशन भी गए, हम FBR भी गए, नैब भी गए, कुछ नहीं हुआ। अब कुछ मौका है कि कुछ करके दिखाएंगे। सही से खेलने का तो वक्त आ गया। आमिर साहब, आप क्लासेस साहब की बात से इत्तेफाक करेंगे कि अभी भी तैयारी नामुकम्मल होगी इनकी? भाई ये अब टेस्ट तो आ गया ना, पहले तो बातें करते थे कि जी सुनी नहीं जा रही, अभी सुनी जा रही है। तो आगे याद रहे कि इससे पहले जो बहुत बड़ा केस था वो इंतखाबात की धांधली का केस था। इतना इन्होंने शोर मचाया हुआ था, आखिर में उसमें से निकला चूहा ही था, कुछ नहीं प्रूव नहीं कर पाए थे। मगर वो एक मिसाल है कि कम से कम वो इशू दब गया, हालांकि इनकी तसल्ली नहीं थी हुई, मगर ये है कि वो इसीलिए हम कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ज़रूरी था। आइडली ये हमारे तफ्तीशी इदारे इतने किसी भी डेमोक्रेसी में इतने अच्छे होने चाहिए थे कि जिस तरह इंडिया में हुआ, प्राइम मिनिस्टर ने कमीशन बना दिया और वो अपनी इंक्वायरी कर रहा है, और किसी का आज तक हमने आवाज़ नहीं सुनी कि लोग एतराज़ कर रहे हों कि जनाब इसके अंदर जो है ना गलती होगी। खैर उनके यहाँ एक फ़र्क है कि उनके यहाँ प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इल्ज़ाम नहीं है। यहाँ एक ऐसी सूरत हाल में जहाँ के इदारे सारे बिल्कुल वो हाथ खड़े कर चुके हुए हैं और कोई कुछ नहीं कर रही है, और कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि प्राइम मिनिस्टर क्योंकि खुद उनके या उनके बकौल उनकी फैमिली पे इल्ज़ामात हैं, इमीडिएट फैमिली के ऊपर, तो इसलिए वो तफ्तीश शायद उस तरह की एक अनबायस्ड ना करवा सकते। तो ये अब फाइनली फिर सुप्रीम कोर्ट को ये करना चाहिए था और करना पड़ा है और कर रहे हैं। अभी इसमें अब ये आगे जो सवाल 2-4 आ जाते हैं। एक ये कि वो किस तरह करेंगे, आया कि इस तरह, क्योंकि ये इदारे जो हैं ये पहले ही कर चुके हो, तो पहले ही अगर कर सकते हो तो कर चुके होते, क्योंकि ये वहाँ पे इंडिपेंडेंट ना FIA है, ना पुलिस है, ना SECP, ये सारे इदारे जो हैं वो रिग्ड हैं। तो ये देखना होगा कि आया वो कमीशन कोई बनाते हैं, इन्वेस्टिगेटर प्राइवेट जिस तरह क्रस साहब कह रहे कोई रखते हैं, या जो है एक बड़ा आसान काम तो जो एतजाज़ एहसन ये सारी दुनिया कह रही है कि फॉरेंसिक अकाउंट है कि वो आप एक उसको इंटरनेशनल ऑडिटर्स को, इंटरनेशनली रेप्यूटेड कंपनी को दे देते हैं, वो उसकी ट्रेल दे देते हैं, मनी ट्रेल के जनाब कहाँ से पैसे आया, कहाँ से आया, उसमें सारा कुछ आता है, हर एक की तसल्ली हो जाती है। मगर ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट था कि ये होना, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर पे इल्ज़ाम लगे और कुछ ना होने से फिर ये ना ऑल द वे डाउन जाता है। और हम जो बात करते हैं कि जनाब ये दुनिया भर में ये इत्तेफाक नहीं है कि दुनिया के जो करप्ट तरीन मुल्क हैं वो ही दुनिया के गरीब तरीन मुल्क हैं। बिल्कुल सही कह। और ये भी इत्तेफाक नहीं है कि दुनिया के जो सबसे अमीर तरीन मुल्क हैं वो जो रेटिंग में लीस्ट करप्ट की रेटिंग में टॉप पे आते हैं।
सो उसका एक ताल्लुक है कि हमारी गुर्बत और हमारे मसाइल और ये जो लोग बेचारे 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रही, और 8 करोड़ अवाम 4000 के करीब महीने की तनख्वाह के ऊपर 8 करोड़ अवाम रह रहे हैं, जो है पाकिस्तान का तकरीबन 40% हिस्सा आप समझ लें उस पर रह रहा है। तो वो इसलिए रह रहा है इस करप्ट सिस्टम की वजह से। उस पर हम ये रोज करप्शन करते रहते हैं, मगर उसका आम आदमी को ये समझ आना चाहिए कि लिंकेज है हमारी गुर्बत और हमारे मसाइल के, कि जब मेरिट पे एक चीज़ नहीं होगी आप अपने मामे चाचों को लगा देंगे, और वहाँ पे एक कौम का जो जिसे कहते हैं कलेक्टिव विजडम, आपका इज्तिमाई फ़िक्र और इज्तिमाई सलाहियत जो है वो सामने नहीं आती, तो वो कंट्रीब्यूट नहीं करती, तरक्की नहीं की होती, और अमीर गरीब का ये फ़र्क बढ़ता जा रहा है क्योंकि मेरिट पे फैसले नहीं हो रहे। सो ये करप्शन का डायरेक्टली ताल्लुक है। और इस तरह का जब बड़ा केस आ जाता है जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान की सारी अशराफिया रूलिंग एलीट इन्वॉल्व है, उसकी तफ्तीश भी ना हो। हम ये नहीं कह रहे हैं कि उनको फांसी लगा दें, हम ये कह रहे हैं कि हमारी ये तमाम मुल्क की तसल्ली करवा दें। वैसे चाइना में फांसी ही लगती है करप्ट आदमी को, सऊदी अरेबिया में भी बड़ा कुछ होता है, बल्कि मगर आप एक अपने आप को एक बाइज्जत कौम या एक तरक्की याफ्ता कौम या कम से कम एक सही रास्ते पे चलने वाली कौम नहीं कहलवा सकते कि अगर आप तफ्तीश भी ना होने दें। और ये आगे ही बड़ी बात है कि 7-8 माह हो गए, आप देखिए उसके बाद अब वो मुकदमा शुरू हुआ है, ऑलरेडी बड़ा लॉस हो चुका है। मगर लास्टली ये कह दूं कि मैं समझता हूं कि ये जो नून लीग वाले ये इन्होंने जो डिले की, पहले ये सही वो 1956 का चलाकियां कर रहे थे, 1956 का कानून के जरिए करवा रहे थे जिसके अंदर क्रिमिनल एक्ट की तफ्तीश ही नहीं हो सकती। तो अभी सुप्रीम कोर्ट खुद उन्होंने तयन करना है कि उन्होंने किस कानून और किस तरीके से करना है। सो इनके लिए मैं समझता हूँ कि वो जो ये चलाकियों से अब आगे हालात ख़राब हो रहे हैं कि इस वक्त जो है इलेक्शन कमीशन में भी ये वाली मौजूद है, वहाँ भी रेफरेंस मौजूद है, उसके बाद जो है सुप्रीम कोर्ट में भी खुल गया है, सड़कों पे भी लोग आ रहे हैं। तो पहले ये समझ रहे थे ना कि ये ना द क्राइसिस इज ओवर और बड़े आराम से इनका गरूर बढ़ता जा रहा था, तो वो थोड़ा सा गरूर जो है ना उसकी नीचे से टांग खींच ली गई। सही। बहरहाल ये कहा जा सकता है 6 महीने के बाद अगर समाअत के लिए मंजूर किए दरख्वास्तें तो यकीनी तौर पर खुशाइंदा है। नैब के बारे में एक बात बड़ी मशहूर है, छोटे चोरों पर ये हाथ डाल देता है, बड़े चोरों को क्लीन चिट दे देता है। तो जो चेयरमैन नैब की जानिब से एंटी करप्शन स्टार कॉन्फ्रेंस में बातें की गई हैं, बड़े बड़े दावे किए गए हैं, उनको किस तरह से पूरा किया जाएगा, ब्रेक के बाद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। चेयरमैन नैब के करप्शन के हवाले से दावों पर तो जाएंगे क्लासा साहब, लेकिन एक पॉइंट जो आमिर साहब ने छोड़ा, सुप्रीम कोर्ट इस मामले पर पनामा के हवाले से एक कमीशन तश्कील दे देती है, तो इसके हल के लिए मजीद कितना वक्त मजीद हमें दरकार होगा? मेरा ख्याल है बेस्ट भी यही होगा कि सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अभी मौजूदा चीफ जस्टिस साहब जो हैं मेरा ख्याल अगले 2-3 महीने में रिटायर हो रहे हैं, लिहाजा अगर वो खुद इसको हेयरिंग के लिए बैठ गए तो फिर जब नया चीफ जस्टिस आएगा आपको नए सिरे से नया बेंच बनाना पड़ेगा। सो एक लंबी मेरा ख्याल एक्सरसाइज होगी। बेस्ट जो मॉडल इनके पास हो सकता है, पहले भी हो चुका है, अगरचे उसकी भी प्रोसीडिंग किसी अंजाम पे नहीं पहुंची थी, कि इन्होंने जब ये मलिक रियाज का और अरसलान का केस आया था, वो बहुत बड़ा एक मेरा ख्याल पाकिस्तानी तारीख का बड़ा स्कैंडल था। तो मलिक रियाज साहब ज़रा जल्दी में थे कि उन्होंने पहले वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने वहाँ बम बरसाए कि ये देखें जी कि जनाब चीफ जस्टिस साहब खुद बैठे थे, उनके बेटे की करप्शन की उन्होंने चीज़ें की। फिर किसी समझदार ने समझाया उनको, उन्होंने कहा इससे काफ़ी नहीं हुआ, शाम को तुम बैठो या प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर लो। तो उन्होंने मेरिट में बैठ के फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, जिससे लोगों को ये लगा वो चीफ जस्टिस के बेटे तक रहते तो उस दिन की बड़ी खबर थी, मेरा ये ख्याल है। उन्होंने कहा नहीं, चीफ जस्टिस को भी मैं थोड़ा रगेड़ दूं। वो खैर जिनने भी उनको मशवरा दिया था कि आपने अभी वेट नहीं किया कि सुप्रीम कोर्ट में जो बम आपने एक्सप्लोजन वहाँ के किए हैं स्कैंडल्स के, उसको तो ज़रा डाइजेस्ट होने देना कौम को कि चीफ जस्टिस के बेटे ने क्या कुछ लिया है आपसे और आपने क्या कुछ उनको दिया है। सही। आप उनसे खैर वो एक लंबी विनर मलिक रियाज ही रहे, और वो कैसे रखल जो है चौधरी इफ्तिखार साहब की इज्जत कम हुई और मलिक रियाज साहब उसमें से निकल गए। एक उन्होंने कमीशन बनाया था जिसकी तरफ मैं उसकी तरफ दोबारा जाना चाहता हूँ कि वो कमीशन जो था वो उन्होंने बनाया था सुप्रीम कोर्ट ने, कि मलिक रियाज साहब ने जो दावे फरमाए हैं कि मैंने इतना इतना ब्राइब किया था इफ्तिखार चौधरी साहब के साहबजादे को, तो उस पर उन्होंने, आपको याद होगा शोएब सडल जो थे उस वक्त टैक्स मोहसिब थे, उनको बनाया गया था कि आप इसको इन्वेस्टिगेट करें। शोएब सडल ने उस पर खासी, जो मुझे पता है उनको चीज़ों का बड़ी करीब से, शोएब सडल ने उस केस पे बड़ी मेहनत की थी।
आजकल भी बहुत सारे लोगों को बड़ी गलत फहमियां हैं कि शोएब सडल ने शायद चीफ जस्टिस के बेटे को फेवर की थी। ये बड़े बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाई थी जिसमें उन्होंने उसके बेटे को भी कहा था कि उसने 80 करोड़ रुपए की कोई पता नहीं कि वो कहां से आए, अनडिक्लेयर्ड है, वो एक्सप्लेन नहीं किया था उसको भी। और मलक रियाज का आज तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ जो उसके अंदर मेरे ख्याल 120 बिलियन। मैं बताता हूँ सर, वो ये हुआ था कि शोएब सडल को उन्होंने भी बुलाया था आसिफ अली जरदारी ने कि जनाब रुक जाएं, अब आप मेरे माई बाप को कुछ ना कहें जिन्होंने अरबों रुपए के मुझे वहाँ पे वो बना के दिए थे। आपको याद लाहौर का जो किला बना हुआ है जो जरदारी बिलावल हाउस है वो भी मलिक रियाज साहब का बनाया हुआ है सारे का सारा। खैर शोएब सडल इस पर नहीं रुके थे। शोएब सडल उन लोगों में से है जो आखिरी हद तक गए हैं। इन्होंने वहाँ पे एविडेंसेस देने से इनकार किया था मलिक रियाज ने, जी मैं नहीं देता जी, छोड़ें जी, जैसे उन्होंने बदनाम करना था वो कर दिया था। उनका मकसद कोई अरसलान को सजा दिलवानी थी या कानून और इंसाफ की। मेरा दुनिया की तारीख में बड़ा रेयर ही होगा कि सिटिंग चीफ जस्टिस को कोर्ट के अंदर मुंह पे बैठ के इस तरीके से रुसवा किया जाए एंड देन उससे बच जाना। उसका क्या इम्पैक्ट आया जनाब कि उसके बाद अरसलान को बुलाया। जो काम शोएब सडल ने किया था, पाकिस्तान में बहुत कम लोग इस बात को समझते हैं। हम देख चुके हैं बड़े बड़े ग्लैडिएटर्स उस दिन जो गए हैं ना पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में और कांप रहे थे कि हम तो कुछ नहीं करते। शोएब सडल का उस वक्त चीफ जस्टिस के बेटे के खिलाफ इंक्वायरी करना और मलिक रियाज जैसे बंदे को बुला के अपने दफ्तर में कहना जी आप मुझे दें, आसिफ अली जरदारी का दबाव बर्दाश्त करना और रिपोर्ट लिखना। पाकिस्तान के लोगों ने वो रिपोर्ट नहीं पढ़ी। इसलिए बहुत सारे लोग मुझे ट्विटर भी बात ताने देते, जी वो थे कि शोएब सडल की आप बात करते हैं, वो तो उसको उसने बेल आउट कर दिया था, उसको अरसलान इफ्तिखार उसने बेल आउट नहीं किया था। ये गलत फहमी है आपकी। वो रिपोर्ट मैंने पढ़ी हुई है, मैंने उसको उसकी स्टोरी की हुई है। लिहाजा उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भेजा जी मुझे अभी मजीद वक्त चाहिए, मैंने ये जो इन्वेस्टिगेशन की है, मेरे कमीशन की मुद्दत बढ़ाई है, 3 महीने थी या वट एवर टाइम, मैं इसको फर्दर लेके चलता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया था उस कमीशन को और शोएब सडल को फर्दर प्रोब नहीं करने दिया गया। मगर वो जो रिपोर्ट थी शायद वो कमीशन ने क्योंकि वो टेबल कर दी गई थी उसको लैप्स कर दिया गया। इस हुकूमत के दौर में भी, पिछली हुकूमत में भी अभी भी लैप्स हो गया, उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई। हुआ क्या था अब सुने जरा, जो पीपल्स पार्टी बड़े बैठ के दावे फरमाती है, यहाँ पे बड़ी बातें सुनते हैं हम इनकी। सुप्रीम कोर्ट ने नैब और FIA को कहा था कि इस रिपोर्ट पे कार्रवाई करें, चाहिए तो ये तक FBR जो है उस रिपोर्ट पे वो आके इम्प्लीमेंटेशन करते हो। मलिक रियाज और उसको अरसलान रफीक पे टैक्स चोरी के वो तो केसेस बनाने चाहिए थे, इसको FBR को नैब को बनाने चाहिए थे, ये तो आपको FIA को बनाने चाहिए थे। चौधरी निसार साहब जो कि कहने को सुना जाता था पहले कि उनकी दुश्मनी मलिक रियाज के बकौल के मेरी दुश्मनी है, मलिक चौधरी निसार में से दुश्मनी करते हैं, मगर वो सारी दुश्मनियां अब सभी की तकरीबन दोस्तियों में तब्दील हो गई हैं। अब सुप्रीम कोर्ट को क्या करना चाहिए? मैं 2 नाम सजेस्ट कर सकता हूँ। मतलब एक वो फ्लोटिंग द नेम्स वाली बात है। आप शोएब सडल ठीक है या तारिक खोसा, इनको कमीशन का सरबराह बने कि सुप्रीम कोर्ट का बेंच बैठे तारिक खोसा साहब जैसे या शोएब सडल साहब जैसे अनरेबल जो पुलिस ऑफिसर हैं, वो अपनी मर्जी से किसी को साथ अटैच करना चाहे, इट्स अप टू देम, गिव देम जुडिशियल पावर्स, उनको पावर्स दें, उनको कमीशन बनाएं, उनको ये कहें, बल्कि मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि मुस्तकिल कमीशन बना दिया जाए ऐसे टॉप के लोगों की, जिसमें शोएब सडल जैसे लोग हों या तारिक खोसा जैसे लोग हों, जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों की इम्प्लीमेंटेशन करना है, पर्टिकुलर करप्शन केसेस की, जैसे नैब के उसमें कहते रहे हैं। आपकी ये तजवीज़ हमेशा रही कि नैब के जो केसेस मंगवाए थे वो नैब को ना दें क्लियरिफाई, उन्होंने उससे लॉन्ड्री से सब साफ कर दिए। अगर उन केसेस के ऊपर एक कमीशन बन जाता तो पता चल जाना था इम्प्लीमेंटेशन का कि कौन सा सही है कौन सा गलत है। अभी भी टाइम है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के लिए, और मैं ख्याल है कि इमरान खान साहब को भी ये रूट लेना चाहिए, इनके वकीलों को, कि जनाब आपने किया है मेहरबानी फरमाएं, जैसे आपने उस अरसलान इफ्तिखार और मलिक रियाज के स्कैंडल्स पे आपने कमिशन बनाया था, प्रेसिडेंट इज आज देयर, और उनको टाइम फ्रेम दिया था 3 महीने इनको दें कि जनाब 3 महीने आपके पास हैं शोएब सडल साहब या तारिक खोसा साहब या दोनों टॉप के लोग हैं, दोनों की मतलब एज फार एज दिस थिंग्स आर कंसर्न एक उनकी डिग्निटी है। अदालती पार भी इनको मिलनी चाहिए। तो मिलती है ना, जुडिशियल जब आप बनाते होते हैं तो आप उसकी करते होते हैं। उनको जुडिशियल पावर्स क्या होती हैं? आप किसी को समन कर सकते हैं, किसी को बुला सकते हैं, किसी को अपने साथ अटैच कर सकते हैं, फ्रॉन्सिक ऑडिट करवा सकते हैं, आप एक्सपर्ट्स को बुला सकते हैं, आप थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन करवा सकते हैं, व्हाटएवर जो कमीशन चाहे। जैसे अच्छा इससे पहले एक और कमीशन बना था। ब्रेक से वापस आ जाए जी प्लीज। बिल्कुल, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे, इस पर बात करेंगे, इस करेंगे हमारे साथ रहिए। ब्रेक
के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से हम खुशामदीद कहेंगे। सेनेट इजलास के हवाले से तो हम बात करेंगे, लेकिन आमिर साहब आप सुप्रीम कोर्ट के हवाले से कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं अभी सारी नज़रें पाकिस्तान के जितने भी मसाइल की सुप्रीम कोर्ट पे ही आ गई है, और उसमें ज़ाहिर है ये भी जिस तरह हम कह रहे थे कि आगे कि ये भी बड़ा देखना कि वो कैसे करते हैं, कमीशन बनाते हैं, और साथ में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ उसमें है कि टाइम फ्रेम भी, कि टाइम फ्रेम कितने टाइम में हो जाए। ये नहीं है कि इसका हुकूमत का फैसला अगली हुकूमत में जाके हो रहा हो, टाइम फ्रेम भी है। और दूसरा मुझे इससे याद आ गया कि हम मलिक रियाज के उस पर टॉपिक पे थे, जबकि पूरा मुल्क जो है रिग्ड नज़र आता है, वहाँ भी आज हम तारीफ़ के मूड में हैं कि सुप्रीम कोर्ट की तारीफ़ करना चाहते हैं। वहाँ भी जो कराची बैरिया का जो केस है वहाँ से वो भी उन्होंने ही टेकअप किया हुआ है। सो उस केस पे भी लोगों की नज़रें हैं कि उसमें से क्या इंसाफ मिलता है। ये उम्मीद तो है कि हमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से लोगों की जो उम्मीदें हैं वो बढ़ आएंगी। क्लासेस साहब, अब हम जाएंगे सेनेट इजलास की तरफ। सदर ममनून हुसैन, उनकी सेनेट में जो खिताब था उस पर बहस मुतवक्को थी, और पीपल्स पार्टी और नून लीग में हमने देखा कि आपस में एक दूसरे की जमातों पर ताबड़तोड़ हमले किए हैं। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे? अच्छा, सेनेट में और ये कौमी असम्बली में नवाज शरीफ साहब की पार्टी ने ना अपनी हिकमत अमली बदली है। पिछले कुछ अरसे से दो कमेटीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है वहाँ पे। एक सेनेट में जो इस वक्त अच्छा काम कर रही है, कोई कमेटी कर रही थी, वो सेनेट की फाइनेंस कमेटी थी, जिसको सलीम मांडवी वाला साहब जो हैं वो हेड करते हैं। ठीक है। वहाँ पे बहुत सारे केसेस स्कैंडल आना शुरू हो गए, इसके ये वजारत ख़जाना के आना शुरू हो गए, और बड़े बड़े स्कैंडल नेशनल बैंक के आना शुरू हो गए, स्टेट बैंक के आना शुरू हो गए, उसके बाद उस IMF का लोन आना शुरू हो गया, आपके यूरो बॉन्ड्स आना शुरू हो गए, और बड़ी सारी डिटेल्स। और ख़ासा मतलब सलीम मांडवी वाला साहब पे हम तनकीद करते भी रहते हैं और इश्यूज़ पे, लेकिन वो इशू सारे समझते हैं क्योंकि कुछ अरसे के लिए फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उन्हें पता है कि कौन क्या है। तो जब वहाँ पे उन्होंने देखा कि यहाँ प्रोसीडिंग जो है ये हमारे हाथ से निकलती जा रही है और बहुत सारी चीज़ें एक्सपोज होना शुरू हो रही हैं, तो उन्होंने वहाँ पे ये मुशाहिदुल्लाह साहब को डाल दिया। मुशाहिदुल्लाह साहब जो हैं वहाँ पे अब वो कमेटी के मेम्बरान जो हैं या पर्टिकुलर चेयरमैन साहब जो हैं वो मुशाहिदुल्लाह साहब की मौजूदगी में कोई प्रोसीडिंग नहीं कर पाते। वन मैन डेमोलिशन स्क्वाड, बिल्कुल। वो मुशाहिदुल्लाह साहब जो हैं उन तमाम को वो सीधा रखते हैं अपने उसमें, वो सीधी लाइन पर रहते हैं, सारे के सारे इधर उधर होने की कोशिश करें पीपल्स पार्टी के, क्योंकि सेनेटर हैं सलीम मांडवी वाला साहब, तो फ़ौरन उनको रिमाइंड करा देते हैं, जनाब अगर हमारे जो बड़े वो हैं, हमारे लीडर हैं, अगर वो ठीक काम नहीं कर रहे या उन पे करप्शन के स्कैंडल हैं, तो फिर वो उनके गिनवाना शुरू कर देते, तो 2-4 मिनट बाद वो टॉपिक ही खत्म हो जाता है। ये काम मैं मुसलसल देख रहा हूँ। सो मुशाहिदुल्लाह खान साहब वहाँ पे भी एक बड़ा हुकूमत के लिए इफेक्टिव रोल कर रहे हैं, एक चीज़। अच्छा, उसके बाद पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में चीज़ें आना शुरू हुई। वहाँ पे जब उन्हें ख़तरा फील हुआ कि ये भी एक बहुत बड़ा फोरम है और बहुत सारे सहाफ़ी आते हैं, तो उन्होंने क्या काम किया, उन्होंने वहाँ पे रोहेल असगर साहब जो है ना, उन्होंने रोहेल असगर साहब को ये ड्यूटी दी सही कि रोहेल असगर साहब आप अगेन वन वर्सेस द रेस्ट ऑफ PSE। उन्होंने पूरी की पूरी PSE जो है अब रोहेल असगर से डरती है। बिल्कुल ऐसा ही है, शेख साहब से। साथ में रही सही कसर जो है वो अब्दुल मनान साहब हैं, फैसलाबाद के हैं, वो भी शाउटिंग वगैरह करके बाकियों को डरा देते हैं। सो आप अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में जाएं तो वहाँ पे अब्दुल मनान साहब और रोहेल असगर साहब, उन्होंने पूरी पीपल्स पार्टी को और बाकियों को उन्होंने आगे लगाया हुआ है। उस दिन तो हमने देखा है कि डॉक्टर आरिफ अलवी साहब जो हैं, इन्होंने बाकायदा माफ़ी मांगी, एक दफ़ा नहीं 3 दफ़ा माफ़ी मांगी। बातें सच्ची कह रहे थे, आरिफ अलवी साहब बातें सच्ची कह रहे थे, लेकिन रोहेल असगर साहब ने वो डांट उनको पिलाई, उधर से मनान साहब ने पिलाई। 3 दफ़ा उन्होंने माफ़ी मांगी है। ये आपको बता रहा हूँ कि हाउस आपकी पार्लियामेंट कैसे चलाई जा रही है कि जो भी थोड़ी सी कोई हिम्मत करता है बताने की रूलिंग एलीट की, तो हर जगह उन्होंने बंदे बिठा दिए हैं जो उनको शटअप कॉल देते हैं। और बदकिस्मती यह है कि जो MNAs आगे से हैं वो उस शटअप कॉल में या सेनेटर जो हैं आते हैं, रादर दैन का आप पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं, आप जाएँ अपना काम करें, वो नहीं कर सकते। अगले अब सेनेट में यही कुछ हो रहा है। हालांकि ये चौधरी एतजाज़ एहसन जो हैं, अगर आपको याद हो, जब नवाज शरीफ साहब को कोई वकील नहीं बनता था, सारे भाग गए थे, जदा वगैरह चले गए थे, एतजाज़ एहसन साहब जो हैं इनके वकील बने थे और इनके केसेस लड़े थे। और एक दिन मैं सुन रहा था साद रफ़ीक साहब को, ख्वाजा साद रफ़ीक साहब को, उन्होंने कहा जनाब एतजाज़ साहब आप तो ना बात करें ना, आप तो जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चोर, डाकू और रॉबर है, आप उसके जाके वकील बनते हैं। वो इशारा किसकी तरफ कर रहे थे? जिनकी बातें अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, उन्हीं के वकील भी डॉन। अच्छा, फिर आपका लाहौर का रॉयल पाम क्लब का मसला था, एतजाज साहब हैं किसी कोई आम केस में जो पब्लिक का केस होगा उसमें पेश नहीं होते। एक ज़माने में होते थे कि सारे हमारे ट्रेड यूनियन से गरीब सहाफ़ी होते थे ना, वो एतजाज साहब के पास चले थे। अब वो मालकान के केसेस ले लेते हैं और इकबाल ज़ैद अहमद हो, रॉयल पाम हो, डॉन हो, मलिक रियाज, करोड़ रुपए के, तो ये इनके वकील जो है ना वो यही है। इनको ख्वाजा साद रफीक ने वहाँ पे एक दिन पूरा किया,
बात तो ठीक थी कि या आप वकालत कर लें या फिर आप अपोजिशन के वहां पे लीडर बनेंगे, अगर वहां पे बैठ के फिर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आता है आपका कि आप वहां पे पब्लिक को भी कह रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इकबाल जट अहमद जैसे बंदे को भी आप डिफेंड कर रहे हैं जो कार्टेलाइजेशन में लोगों को लूट रहे हैं, रॉयल पाम का केस है, स्टेट के अगेंस्ट पेश हो रहे हैं, वहां पे आप सेनेट में बैठ के बातें भी करते हैं। सो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट तो आती है, वकील बने या फिर यहाँ पे वो केसेस करें। उनका लिए ये हम और भी बेताशा वकील है सभी का, वहां पे खोसा साहब यही करते हैं कि वो अपनी उस सेनेटर अपोजिशन होने का, उस ऑफिस का, जब अदालत में जाते हैं तो उसका फायदा उठाते हैं कि जज के ज़हन में ये होता है कि जनाब आप जो हैं, आप एक पार्टी के भी हैं, सेनेटर भी हैं, लीडर ऑफ द अपोजिशन भी हैं और आप कमेटियों में भी हैं, कमेटियों के ऊपर जो है सो वो कॉन्फ्लिक्ट आता है किसी ना किसी स्टेज पे, किसी ना किसी को। इस मामले में भी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू सियासतदानों के लिए भी है, बिजनेसमैनों के लिए भी है कॉन्फ्लिक्ट इंटरेस्ट, वकीलों के लिए भी है। सो कोई अच्छा जमाना आएगा कि इन कवानीन के मुतल्लिक कोई जो है दोबारा सोचेगा, सोचा जाएगा। अच्छा, सेनेट में उन्होंने वहाँ पे एतजाज अहसन साहब ने खासी उन्होंने गुफ्तगू करते रहे, पिछले दिनों सुनते रहे आप, ये पनामा पर्टिकुलरली उन्होंने वहाँ पे 2-4 काम किए इनको हैंडल करने के लिए। नवाज शरीफ साहब ने पहले उन्होंने चौधरी एतजाज अहसन साहब को, नहीं सॉरी, चौधरी निसार अली खान साहब ने उनको डिसिप्लिन किया कि जनाब हम आपको ठीक करते हैं। चौधरी निसार अली खान साहब का जो मैच हुआ वो सबको पता है, हमने सुना भी सही, उनकी लड़ाई खत्म हुई। अब उन्होंने मुस्तकिल पीपल्स पार्टी की ठुकाई करने के लिए सेनेट ऑफ पाकिस्तान में मुशाहिदुल्लाह खान साहब जो वो पीपल्स पार्टी पे एक्सपर्ट हैं और आपस में बैठे हुए हैं, 1-2 मिनट के लिए हम चीज़ें भूल जाते हैं। जितनी क्लासिक छित्रोल मुशाहिदुल्लाह करते हैं पीपल्स पार्टी के सेनेट ऑफ पाकिस्तान में, मैंने कभी नवाज लीग में से किसी को नहीं देखा। वो कहते हैं ना, उन्होंने इन पे PhD की हुई है, एनसाइक्लोपीडिया हैं, इनकी A to Z एक चीज़ जानते हैं। हाँ। ये नुकसान होता है कि अगर आपकी हुकूमत जो है करप्शन की बुनियाद पे इलेक्शन हारे और वो अपोजिशन का रोल अदा करे तो वो कितनी ब्लैकमेल होती है, कितनी उसको गालियाँ सुननी पड़ती है, प्रेशर होता है उस पर। इसीलिए आता है ना कि हाउसिंग ऑर्डर नहीं है। आप अगर अयान अली को डिफेंड करने जाएंगे और खोसा साहब जाएंगे और जरदारी साहब जो हैं या बड़े बड़े लोग जो हैं उनके नाम आना शुरू हो जाएंगे तो फिर आपके लिए सेनेट में एक अखलाकी पोजीशन लेना तो मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल हो जाता। बिल्कुल। सो उन्होंने जब भी ये पीपल्स पार्टी खड़ी होती है और इनको तनकीद करती है, उसी दिन मुशाहिदुल्लाह खान जो हैं उनकी कोई एक तो ज़हीन आदमी है, मुझे कहने में हर्ज नहीं है, उनकी मेमोरी माशाल्लाह बड़ी शार्प है, ऐसी ऐसी बातें याद दिलवाते हैं उनकी पीपल्स पार्टी के एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड कमीशन जो पीपल्स पार्टी खुद भी भूल चुकी होती है और उनके पास कोई जवाब नहीं होता। मुझे अयूब खान साहब का वो मशहूर जुमला मैं आगे भी कई दफ़ा दोहरा चुका हूँ, याद आ जाता है कि उन्होंने एक दफ़ा उनके मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर जो है नवाब ऑफ कालाबाग थे, तो दूसरी तरफ फ़ौज में सेकंड इन कमांड मूसा खान थे, तो वो उन्होंने बड़ा मशहूर जुमला है कि मैं क्या करूं, एक सुनता नहीं है नवाब ऑफ कालाबाग और एक समझता नहीं है। सो यहाँ भी हम फंस गए हैं कि एक पार्टी पीपल्स पार्टी ऐसी है जो कि करना नहीं चाहती, वो फंसे हुए हैं कि उनका माजी ऐसा रहा है और उनके इस तरह के अपने स्केलेटन्स हैं कि वो करप्शन के हवाले से कुछ बात नहीं कर सकते। और दूसरी PTI ऐसी है जो उसको करना नहीं आता कि ये तरीक़ाकार के जो है ना पार्लियामान के अंदर जो है इमरान खान साहब खुद आते हैं और इतने दावों के बावजूद मुझे तो खुद मैंने उनसे एक दफ़ा मुलाकात कहीं हो गई थी तो मैंने कहा कि आप क्यों नहीं आते, उन्होंने कहा जी आप देखिएगा अब मैं आना शुरू हो जाऊंगा और इस बात को भी 1-2 महीने हो गए हैं। उन्होंने कहा इस सेशन में देखिएगा मैं कमाल कर दूंगा, पार्लियामान में नेशनल असम्बली के हर सेशन में बैठाऊंगा और ख़ुद बात करूँगा। ये किसने कहा? ये इमरान खान साहब ने कुछ ऐसा पहले मेरी इत्तफाक मुलाकात हुई थी तो वो मैंने कहा चलें शायद इसी बहाने को ज़्यादा हो जाए, तो वो जाहिर है वो पार्लियामान में नहीं आए, वो नहीं आते तो बाकी बेचारों का भी वो टीवी पे वो कहते हैं बेहतर है सारे शाम को हर चैनल्स पे नज़र आ जाते हैं, मगर पार्लियामान के अंदर जो है ना वो जो उनको एक कर नहीं सकता और एक को करना नहीं आता। सही। तो यही चल रहा है, यूब खान वाला जुमला ही चल रहा है। सही नहीं तो क्लास PTI के हवाले से जिस तरह से क्लास आमिर साहब ने बात की है, क्या उन्हें मुनासिब वक्त का इस्तेमाल करना नहीं आता? यही कहा जा सकता है, जब वक्त होता है तब वो खेलते नहीं है। मैं इनका जो हम देखते रहते हैं टीवी पे तो इनसे बड़ा कोई ग्लैडिएटर नहीं है, इनको सुने टीवी पे इनकी गुफ्तगू सुने। हालांकि वो मेरा ये ख्याल है कि पार्लियामेंट की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में मादरत के साथ मैं मैं बड़ा इज्जत करता हूँ क्योंकि काम करने वाले बंदे हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी जो हैं, अगर डॉक्टर आरिफ अलवी जैसा बंदा भी दब जाएगा कि आपके साथ वाले MNA ने धक्का दे दिया है आपको और आप माफी मंगवाएंगे और बात भी ठीक कर रहे हैं, बात ठीक कर रहे हैं, मतलब आप उसमें बातें भी ठीक कर रहे हैं, आप इश्यूज भी रेज कर रहे हैं और आपको साथ में बैठ के कोई बंदा जो MNA है वो आपको धक्का दे देगा और आप फौरन माफी मांग लेंगे
तो फिर तो आपका रोल खत्म हो गया। फिर इट मीन्स कि आप अपनी इज्जत बचा रहे हैं। वैसे आजकल हिसाब वही हो चुका है कमेटीज़ में, जो मैंने देखा है, जो कि गलत एक ट्रेंड सेट कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी के लोग, कि ये वहाँ पे अब लोगों को वो ब्रो बीट कर रहे हैं, उनको इंटिमिडेट कर रहे हैं, उनको थ्रेट कर रहे हैं, उनको शाउटिंग कर रहे हैं मेंबरान पे, वो सेनेटर्स हूँ या MNAs हूँ। मेरा ख्याल है ये बड़ा गलत ट्रेंड है जो नवाज शरीफ साहब सेट कर रहे हैं। ये जमहूरियत वो जमहूरियत नहीं है जिसके लिए आप दावे करते थे। क्या मैं और इन कमेटियों में हमेशा अपोजिशन को डोमिनेंट रोल होता है। इन्होंने वहां भी जो है ना इस तरह की वो अपने हथकंडे करके वो उनको भी दबा लिया है। उनको थ्रेट्स हो रही है। और ये बेचारे, मुझे ये दुख ये हो रहा है कि कोई अभी उस दिन शेख रशीद ने अकेला, शेख रशीद ने जो वहाँ पे उनको किया गया है ना, वो बुलिंग कहेंगे, बुली किया गया, जो शेख रशीद ने उसको किसी हद तक इस बुलिंग को उन्होंने आके किया है। अदरवाइज खुर्शीद शाह जैसा बंदा जो है उसको भी वो कर रहे होते हैं, उसके साथ बदतमीजी हो रही होती है, उसके साथ सख्त लफ्जों का इस्तेमाल होता है। खुर्शीद साहब जो है मिन्नत तर्रा करके वो हाथ पांव बांध के कमेटी चला रहे होते हैं। सही, ये गलत ट्रेंड है, कमेटीज में ऐसे ना करें आप। बिल्कुल, कहने को तो ये हुकूमत कहती है कि वाकई ये जमहूरियत। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे तो कुछ बात करेंगे अपोजिशन के रोल पर कि सेनेट और कौमी असम्बली में क्या किरदार अदा किया जा रहा है। इसके साथ साथ हम चेयरमैन नैब के सार्क एंटी करप्शन कॉन्फ्रेंस के हवाले से किए जाने वाले दावों पर बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको फिर से प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहेंगे। क्लासा साहब, चेयरमैन नैब के करप्शन के खात्मे के दावे कर रहे हैं। मैं आज वो पढ़ रहा था जो उनकी यहाँ पे उन्होंने सार्क पे वो करवाया है, सेमिनार करवाया है, बड़ा इंटरेस्टिंग, कि पाकिस्तान जो है दुनिया को अब गाइड करेगा कि करप्शन कैसे ख़त्म करनी है। वो कहते हैं यू कांट बीट देम जॉइन देम। मतलब ये है कि अब हम पाकिस्तान दुनिया भर को ये समझाएगा कि जनाब आप ऐसे करें, करप्ट लोगों के साथ मिल जाएं, उनको बीट नहीं कर सकते, जेल में नहीं कर सकते, प्रोसिक्यूट नहीं कर सकते, तो फिर उनके साथी बन जाएं, उनसे फ़ायदे उठाएं, उनसे प्ली बार्गेन करें, उनसे माल बटोरें। जितनी पाकिस्तान में करप्शन को प्रमोट करने में नैब ने काम किया, मेरा ख्याल है इस इदारे ने किया। हम नहीं कह रहे सुप्रीम कोर्ट के किसी वक्त ऑफेंडिंग तो पढ़ें, उनकी जजमेंट्स तो पढ़ें, और मजाल है नैब के कान पे कभी भी जूं रिंगी हो कि इस मुल्क का, मैंने बार बार कहता हूँ, मुझे दुख होता है 2008 में इसको गिलानी साहब और जरदारी साहब बंद कर चुके थे नैब का, उन्होंने इसके फंड बंद कर दिए थे, और मेरे जैसे बेवकूफ़ खड़े हो गए थे, नहीं जनाब जाती हो रही है, ये देखो सियासतदान गलत कर रहे हैं, ये देखो जी अपने को बचाना चाहते हैं। 8 सालों में इन पे अरबों रुपए का इन पे सैलरीज इन्होंने ली हैं, इन्होंने पर्क्स लिए हैं। एक दफ़ा वहाँ पे आया, कौमी असम्बली में पेश हुआ डाटा, 1 करोड़ रुपए के सब्सिडाइज खाने खाए हैं नैब ने। जो कंटीन बनाई हुई है उसमें से इनको 1 करोड़ रुपया इनको नैब की तरफ से दिया गया कि खाने खाओ, खाबे खाओ। इसके अलावा इनको बोनसेस, इनको परफॉर्मेंस बोनसेस, इनके शेयर्स, प्ली बार्गेन। एक यहाँ पे कर्नल साहब होते थे, आपको याद आ जाएगा, मसूफ जो हैं, अभी आमिर पहले बता चुके हैं, जिस यहाँ पे पार्टी को या करप्ट पार्टी को जिसके खिलाफ केस था नैब में, इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, आजकल उसी के एडवाइजर लगे हुए हैं रिटायरमेंट के बाद। सुप्रीम कोर्ट में जब आए उनके खिलाफ पहले वो प्रोसिक्यूशन की तरफ से आते थे, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद कोई हफ्ते बाद ही वो उनके वकील के तौर पे, उनके एडवाइजर के तौर पे आए। तो वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये क्या मजाक हो रहा है कि पिछले साल 2 से आप इनके खिलाफ आ रहे थे और अब पता चल रहा है कि आप इनके एडवाइजर के तौर पर आ रहे हैं। सो ये नैब ये ड्रामे बंद करे, मेहरबानी फरमाए। मैं तो फिर कहूँगा कौम से राज़ी हो जाए, इस नैब को बंद करें। ये सफ़ेद हाथी भी नहीं है, कोई नीला पीला कुछ और किस्म का हाथी है जो खा भी रहा है, जो तनख्वाहें भी ले रहा है, पाकिस्तान प्रिविलेजेस भी ले रहा है, और फिर बैठ के वहाँ पे ये PSC में पेश होते हैं तो टांगे भी इनकी कांपती हैं। किसी को आप इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, किसी को सजा नहीं दिलवा सकते। कोई पकड़ा जाए तो अपना शेयर रख के उसको आप प्ली बार्गेन पे रिहा कर देते हैं। आप तो पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। चेयरमैन नैब तो आमिर साहब ये कहते हैं कि नैब एक काबिल एतमाद, मुतहरक और मुस्तैद किस्म का एंटी करप्शन का इदारा है। मुझे पता नहीं, मैं कोई थोड़ा सा पॉजिटिव रहता हूँ या ज़्यादा मुस्बत सोच रखता हूँ और लोग मजाक भी उड़ाते हैं। मुझे लगता है इसका एहतसाब भी होगा। वो चाह रहे हैं कि मेरे बाद ये इदारा बंद हो जाए, क्योंकि ये जो कानून का सुनते रहते हैं पार्लियामान में बन रहा है, वो इस वजह से नहीं बन रहा कि इसको ठीक करना है एहतसाब के अमल को, वो भी इसलिए बन रहा है कि वहाँ पे कि इसको मज़ीद रोका जा सके कि बाकियों की बनिस्बत रिलेटिव टर्म्स में मुकाबलतन जो है इधर, क्योंकि ये एक ऑटोनमस इदारा है कहने को ऑन पेपर,
तो इसलिए लोगों की उम्मीद है कि शायद अगर पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बाकी इदारे गवर्नमेंट के अंदर हैं, तो यहाँ से हो सकती है, इसको ठीक नहीं होना। मगर ये एक मजाक है कि ये अब जो है वो रोज़ ATM के मशीन में जाएं तो से नो टू करप्शन, फिर एक PR की उनकी बाकायदा करोड़ों रुपए की, आप कह रहे हैं ना कैंटीन पे खा गए पैसे, करोड़ों रुपए की कैंपेन चल रही है, से नो टू करप्शन। सिनेमा में मूवी देखने जाए वहां से। अब ये सार के लोगों को, इलाके के, इस खित्ते का सबसे करप्ट मुल्क हर लिहाज से, और उसका करप्ट तरीन जो अदारा जिसके मुतालिक हम नहीं कहते, ये सुप्रीम कोर्ट के एग्जिस्टिंग जजेस की, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की, माजी के रिटायर्ड इफ्तिखार की, या बेताशा जजेस की जो इतनी ऑब्जर्वेशन आ चुकी हैं कि जनाब ये कौन लोग हैं, कैसे हैं। अब वो लेक्चर दे रहे होते हैं सेमिनार में तो कि जनाब वो हम आपको बताएंगे कि कैसे करप्शन पे कंट्रोल है। अब इससे बड़ा क्या मजाक ही है। और वो तकरीर करने भी चले जाते हैं और वो अखबारों में छपती भी है। तो मैं सोच रहा होता हूँ कि उन बेचारों को जो वो वहाँ पे सेमिनार्स आते हैं, काफ़ी सारा अंदाज़ा तो होता ही होगा कि इस मुल्क में क्या हो रहा है, पर ये क्या है, ये जो आप करप्शन की बिल्कुल सब बात करें, करप्शन की बात करें, क्लासेस अब हुकूमत को भी टफ टाइम देना अपोजिशन का काम होता है। जहां पर करप्शन एहतसाब की बात आ जाती है वहां पर अपोजिशन अपना किरदार अदा करती हुई नजर आती है। मगर वजारत खजाना जो मुसलसल सेनेट कौमी असम्बली में गलत इदाद शुमार बता रहे हैं, अपोजिशन क्या तैयारी के साथ नहीं आती? मैं अब एक दफ़ा उन्होंने कहा था, मुशाहिदुल्लाह साहब ने कहा था कि एक सरकार के हालत में, कि मैं अब बुरा लफ्ज़ चलो रहने देते हैं, कि अपने सेनेटर्स जो हैं जो तनख्वाहें ले रहे हैं या कौमी असम्बली के लोग ले रहे हैं, ये क्वेश्चन आवर बड़ा सबसे अहम होता है। इसमें ये सोए हुए होते हैं, कोई डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ते। एक ही थे, मैं उस दिन मुझे आबदा हुसैन मिल गई, यहीं पे 92 चैनल पे आई हुई थी। मैंने कहा हम मिस करते हैं उसको सुगरा इमाम को, वन ऑफ द बेस्ट पार्लियामेंटेरियन सुगरा इमाम आती थी, तैयारी के साथ पूरा घंटा वो शेर की बच्ची बैठ कर लड़ती थी ब्यूरोक्रेसी से, एक एक चीज़ की तैयारी, पढ़ना और ग्रिल करना। अब तो लगता है कि किसी को कोई दिलचस्पी नहीं है कि सेनेट में दो चीज़ें हुई हैं बड़ी मज़े की, हमने जो एक्सपोज की हैं। ये तीसरा हम झूठ बता रहे हैं कि वजारत ख़जाना जो है सेनेटर्स को या कौमी असम्बली में कैसे गलत इंफॉर्मेशन दे रही है। ये प्रिविलेज हाउस का ये ब्रीच हो रहा है। आप तो अफोर्ड नहीं कर सकते कि आपको गलत डिटेल दी जाए। और हमें रज़ा रब्बानी से बहुत उम्मीदें हैं। वो एक आदमी हैं, इस वक्त जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी बहुत अभी भी इज्जत है और उम्मीद है कि वो इसको टेकअप करेंगे। मुझे हैरानी ये है कि अभी तक उन्होंने टेकअप क्यों नहीं किया। रज़ा रब्बानी साहब जो क्लीन आदमी, मतलब वैसे तनकीद हो सकती है लेकिन वैसे क्लीन आदमी, उनको तो इन चीज़ों पे स्टैंड लेना चाहिए। पहले क्या झूठ बोला इन्होंने, सेनेट में बताया कि हमने मेरे को 270-80 बिलियन रुपीज़ के कर्जे माफ़ हुए हैं। ये डिटेल दी गई किस किस बैंक से क्या माफ़ हुआ। एक महीने बाद एक और सवाल हुआ कि ये पूछा गया कि ये बताया जाए कि पिछले आपने 4 सालों में कोई कर्जे माफ़ किए नेशनल बैंक के। जवाब आया नील, कि कोई कर्जा माफ़ नहीं किया। हालांकि एक महीने के पहले डॉक्यूमेंट्स हमने अपने स्क्रीन पे दिखाए कि इन्होंने बाकायदा उन 4 सालों में इन्होंने 70-80 करोड़ रुपए के नेशनल बैंक के कर्जे माफ़ किए हुए थे। ये सेनेटर्स को पकड़ना चाहिए था कि आपने पहले डॉक्यूमेंट्स दिए तो उसमें लिखा हुआ था नेशनल बैंक ने ना पिछले 4 सालों में उन्होंने करोड़ों रुपए कर्जे माफ़ किए। महीने बाद एक नया जवाब दिया है कि नेशनल बैंक ने कोई कर्जे माफ़ नहीं किए। अब सुने अब क्या हुआ इंटरेस्टिंग कि सेनेट में हमने स्टोरी दी थी पिछले हफ्ते, वहीं सेनेट में रिपोर्ट पेश हुई कि कार्टेल्स जो हैं, माफियाज जो हैं, 152 कंपनीज जो थी, अब मुख्तलिफ इदारे जो थे, उन पे 18 अरब रुपए का जुर्माना किया है कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। ये हमने बाकायदा डिटेल के साथ बताया। आज कौमी असम्बली में क्या हुआ है सर, बड़ी मज़े की बात बताऊँ। आज कौमी असम्बली में उन्होंने बताया है कि जनाब हमने बताया था कि इन्होंने आके 18 इन्होंने बिलियन रुपीज़ के इन्होंने जुर्माने किए थे। आज वो फरमाते हैं कौमी असम्बली में जनाब कि इन कंपनियों को कल वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से आज बताया गया कि 7.5 अरब रुपए के जुर्माने हुए हैं। ये विद इन 2 हफ्ते बता रहा हूँ। कौमी असम्बली में आज बता रहे हैं 7.5 अरब जुर्माना किया हमने कार्टल्स पे। सेनेट में बता रहे हैं कि हमने 18 अरब रुपए का जुर्माना किया। जब दिल करे जिस तरह से मर्जी फजिंग करके अपने वो बना के जो मर्जी, फिर उसके बाद क्या एतबार रखता है। हालांकि ये उनके ये वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पे ये सारे जुर्माने और ये तफसीलात मौजूद हैं, और वो कंप्यूट ऐसे तरीके से करते हैं। अगर हम पूछेंगे तो उनके पास जवाब होगा वहाँ के आपके बकौल ज़कूटा जिन्स के पास कि जनाब नहीं वो ऐसे था तो ये ऐसे था, वो ऐसा वो करेंगे कि आपको लगेगा हम ही गलत हैं। सेनेटर जो है इनसे पूछें ज़रा, मेरी इज्जत से उनसे ज़रा उनसे वो दरख्वास्त है कि आप डॉक्यूमेंट्स नहीं पढ़ते, आप क्वेश्चन आवर में नहीं बैठते, आप ये चीज़ें नहीं पढ़ते, हम पढ़ते हैं, आप नहीं पढ़ते। आपको तो पैसे मिलते हैं इन चीज़ों का यार,
यू गेट द सैलरीज पाकिस्तान प्रिविलेजेस। हमें तो चलो तनख्वाहें अपने इदारे देते हैं, हम कोई टैक्स पेयर से तनख्वाह तो नहीं ले रहे थे। आप लोगों का तो काम यही है कि ये आपको झूठ बोल रहे हैं, वजारत खजाना बोल रही है, ब्यूरोक्रेसी बोल रही है, नेशनल बैंक पे झूठ बोल दिया जी हमने कोई कर्जा माफ नहीं किया, हालांकि महीना पहले आपके सामने डिटेल दी गई थी कि नेशनल बैंक के कितने कर्जे माफ हुए हैं। अब कहते हैं जनाब के ऊपर वो फिगर दे रहे हैं कि 18 रुपए जुर्माना किया हमने सेनेट में, कौमी असेंबली में बता रहे हैं हमने 7 रुपया किया है। और मजाल है कि कोई बंदा MNA हो या सेनेटर जो इन चीज़ों को पढ़े, इन पे प्रिविलेज मोशन मूव करे, इनके सरबराहों को बुलाए और उनको ग्रिल करे कि तुम यहाँ फेजिंग कर रहे हो, झूठ बोल रहे हो पूरे का पूरा कौम से, और फिर कहते हैं दुनिया हमारे ऊपर एतबार नहीं करती। हम तो बड़े सच्चे लोग हैं, हम सच बोलते हैं। बिल्कुल बिल्कुल क्लासा साहब, बिल्कुल ठीक बात की है। मुसलसल वजारत खजाना की जानिब से झूठ पर झूठ बोला जा रहा है, मगर अपोजिशन को देख के लगता है शायद वो सो ही रही है। इसके साथ ही प्रोग्राम अपनी इख्तिताम पर पहुंचता है। अपना बहुत सा ख्याल रखिए, खुदा हाफिज़।